बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम बाबर नदीम है रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट। हम हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और उसका पार्ट सी देख रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंट। और आज उसका पैरा 3 से 13 तक जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, चाहे थोड़ा सा लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाए। Non-jointer and mutuenter of the parties and causes of action. Attention to drawn to provision of law contained in Order 1 and 2 of the Civil Procedure Code relating to non-jointer of the parties and misjointer of causes of action and parties as to representative suits. अब मेरी बात सुनिए, मिसजॉइंटर नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टीज क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको क्योर कैसे किया जाता है। इसके लिए अब आप आइए ऑर्डर 1 देखिए कहाँ है। ऑर्डर 1 में मेरे लेक्चर देखिए, ये देखिए ऑर्डर 1 के ऊपर मेरे लेक्चर, ये जो है ऑर्डर लेक्चर 7 जो है, लेक्चर 7 जो है ये बेसिकली किसके बारे में है, ये म्यूचुअल अंडर नॉन जो अंडर ऑफ पार्टीज के बारे में है, ठीक है। और फिर आगे आके जाके ऑर्डर 2 और रूल 3 to 9 देखिए, ये किसके बारे में है, ये म्यूचुअल अंडर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन के बारे में है। तो ये बहुत डिटेल में इसमें जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे तो आपकी इसके ऊपर ग्रिप भी हो जाएगी और ये जो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है इसकी आपको समझ भी आ जाएगी। वैसे मैं आपको 2 लाइनों में बता दूं, मिसजॉइंटर ऑफ पार्टीज, मिसजॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टी। नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टीज का मतलब है कि एक पार्टी जिसको फ्रीक बनाना चाहिए था, जरूरी फ्रीक मुकदमा थी, उसको फ्रीक बनाया ही नहीं गया, ठीक है। और मिस जॉइंटर ऑफ से मुराद गया है कि जिसको नहीं बनाना चाहिए था उसको फ्रीक बना लिया गया है, या जिसको प्लेंटिव बनाना था उसको डिफेंडेंट बना दिया गया है, ठीक है। एनी हाउ, अब मिस जॉइंटर और नॉन जॉइंटर की बुनियाद पे कोर्ट दावा खारिज नहीं कर सकती, बल्कि पार्टीज को डायरेक्शन देगी कि आप इसे दुरुस्त करके जो है वो दाखिल करें। तो ये आप डिटेल में उधर पढ़ेंगे, या जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, ऑर्डर 1 और 2 पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक है मिस जॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टीज और एक है मिस जॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। वो क्या है, वो ये है कि फर्ज करें कि मुख्तलिफ किस्म के 2 काजेज ऑफ एक्शंस को जो है वो एक ही दावे के अंदर, मसलन 2 डिफरेंट किस्म की पार्टीज हैं, उनकी डिफरेंट किस्म की लिटिगेशंस है, तो वो दोनों पार्टीज ने क्या किया है कि अपनी कोर्ट फी बचाने के लिए एक ही दावा कर दिया है। तो ये बेसिकली मिस जॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन है। तो अच्छा, इसकी रेमेडी क्या होगी कि मिस जॉइंटर एंड नॉन जॉइंटर ऑफ काजेज ऑफ एक्शन की रेमेडी ये है कि कोर्ट किसी पार्टी को स्ट्राइक आउट कर सकती है दावे में से, या किसी पार्टी को फ्रीक बनाने का कह सकती है, जिसको आप कहते हैं ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ठीक है। या कोर्ट किसी ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्डर कर सकती है, यानी प्लेंटिव को डिफेंडेंट और डिफेंडेंट को प्लेंटिव बनाने का ऑर्डर जो है वो कर सकती है। इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मिस जॉइंटर नॉन जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन है, उसमें कोर्ट जो है उनका ट्रायल सेपरेट करने का कह सकती है कि भाई ये जो है ये दावे जो है इकट्ठे नहीं चल सकते, ये फैसला इकट्ठा करने में मसला होगा तो मैं इनको अलग-अलग करूं। मैंने ना चाहते हुए भी आपको खुलासा बयान कर दिया है, हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं इसको छोड़ के आगे चला जाऊंगा और आप लोग वो जब सीपीसी वाले लेक्चर सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एनी हाउ, joinder of parties. Order 1, Rule 1 and 3 provide in what cases several plaintiff and defendant may be joined in one suit. अब आप Order 1, Rule 1 and 3 पढ़ लें और मेरा जो लेक्चर है वो सुन लें। Representative suit. Order 1, Rule 8 provide that when there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more fresh person may sue or defend on behalf of all with the permission of the court. Very important from exam point of view, यानी सीपीसी में से आपको रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। मैंने इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया है, मैंने बताया है रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। इवन मैंने वो हाथ से अटेम्प्ट करके भी शेयर किया है ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो प्लीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सूट ऑर्डर 1 रूल 2 के ऊपर अब आप जाइए उधर तो जाके मेरा लेक्चर ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर 1 रूल 8 के ऊपर आपको मेरा लेक्चर मिलेगा। ये रिप्रेजेंटेटिव, ये आ गया, चौथा लेक्चर है।
चौथा लेक्चर है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में, और मैंने इसको बड़ा कम्प्रिहेंसिवली जो है वो करवाया है। तो आप जो है, सॉरी ये गलत खुल गया, रिप्रेजेंटेटिव सूट करना था, ऑर्डर 1 रूल 8 करना था मैंने, तो ये पता नहीं कौन सी है, तो 24वां लेक्चर खुल गया। एनी हाउ आप इसको देख लेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 आप नोट कर लें, रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में है, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है। अच्छा, objection as to misjoinder or non-joinder. Order 1 Rule 9 laid down that no suit shall be defeated by reason of misjoinder or non-joinder of the parties, and Order 1 Rule 13 and Order 2 Rule 7 laid down that the objection as to misjoinder or non-joinder parties or causes of action should be made at earliest stage of the case. ऐसे नहीं हो सकता कि एक पार्टी जो है वो एप्लेट स्टेज पे जाके कहे जी ये कि फलां बंदे को फ्रीक नहीं बनाया गया, तो वहां पे वो बार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पार्टी ने एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द केस जो है वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। उसके बाद है joinder of causes of action. Order 2 Rule 3 to 5 provide in what cases several causes of action may be joined in one suit. अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद सेपरेट सूट ट्रायल। ऑर्डर 1 रूल 2 एंड ऑर्डर 2 रूल 6 प्रोवाइड फॉर पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल इफ द ज्वाइंटर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और सेवरल कॉज इज इनकन्वीनियंट। अगर पार्टीज के लिए इनकन्वीनियंट है या कोर्ट के लिए इनकन्वीनियंट है तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल का जो है वो ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। Striking out and adding parties. Order 1 Rule 10 give power to court to strike out unnecessary party and add necessary party. वही जो मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली उसकी जो है वो रेमेडीज है। अब नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है? Suit for written partition and declaration of right in order to effect partition, contribution, redemption, foreclosure, administration of property, dissolution and winding up of a partnership and the like cannot be properly disposed of unless all persons interested in the matter are before the court. There is case of therefore in case of description, if it appears that any necessary party have not been joined, the plaintiff should be ordered to join the same. तो necessary party वो जिसकी गैर मौजूदगी में इफेक्टिव डिक्री जो है वो पास नहीं हो सकती, और खुसूसन जहाँ पे प्रॉपर्टी ज्वाइंट होती है या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में सारे लीगल हेयर्स का फ्रीक बनना जरूरी है, चाहे सबके अगेंस्ट आपको रिलीफ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप उनको प्रोफार्मा डिफेंडेंट बना लेंगे। प्रोफार्मा डिफेंडेंट वो होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया गया, ठीक है। और इसी तरह पार्टीशन का दावा है तो उसमें भी सारे जो है वो क्या होंगे, जरूरी फ्रीक के मुकदमा होंगे। तो एनी हाउ इसको देख लीजिएगा। साइनिंग एंड वेरिफिकेशन, अगेन उधर आपको जो ऑर्डर 6 में ये मिलेगी इसकी डिटेल। द प्लेंट मस्ट बी साइंड बाय प्लेंटिफ or if by reason of absence or the good cause the plaintiff is unable to sign it by his duly authorized agent, it must also be signed by the plaintiff pleader if any and be verified by plaintiff or by some other person prove to the satisfaction to be acquainted with the facts of the said cases. अब जब आप उधर पढ़ेंगे सीपीसी में या मेरे लेक्चर सुनेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन जो है वो उसको साइन या वेरीफाई कर सकता है एक प्लीडिंग को। तो आपने अक्सर जो प्लेट्स होंगी उसके एंड पे भी ये चीज देखी होगी कि क्या के एंड पे पार्टीज का नाम, सिग्नेचर और उनके कौंसल का नाम जो है वो उसके अंदर जो है वो क्या आता है। देखिए इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पार्टीज का नाम आ गया, अभी साइन नहीं हुए, यहाँ कौंसल के साइन आ गए और नीचे वो वेरिफिकेशन आ गई, ठीक है। एनी हाउ ये आप जो है वो कोर्ट में भी जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द प्लेंटिफ इन द कोर्ट फॉर पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन इज अननेसेसरी। द वेरिफिकेशन मस्ट हाउएवर बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। अच्छा जी, जो पर्सनल अटेंडेंस जो है वेरिफिकेशन के लिए वो पार्टी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अलबत्ता जो भी वेरीफाई कर रहा है उसको उसके साइन होने जरूरी है, ठीक है। यानी कोर्ट के सामने आके वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है प्लीडिंग को, प्लेंट को, ठीक है।
Jurisdiction. The jurisdiction of the court depend upon the nature and value of the suit. For detail in section chapter 2, ये हम chapter 2 पढ़ेंगे, jurisdiction, and chapter 3 on valuation of the suit. If a suit is not within jurisdiction of the court, the plaintiff must be returned in the presence of the presiding officer for presentation to proper court for proper. ठीक है जी, तो ये क्या, जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट, और वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इफ अ सूट इज नॉट विद इन जुरिडिक्शन ऑफ द प्लेंटिफ मस्ट बी रिटर्न इन प्रेजेंस ऑफ द प्रिजाइडिंग फॉर प्रेजेंटेशन इन प्रॉपर कोर्ट. इन सच केसेस द प्रिजाइडिंग ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड ऑन द प्लेंट हिज रीजन फॉर रिटर्निंग इट अलोंग विद अदर पार्टिकुलर मेंशन इन सब. अब मैंने ऑर्डर 7 रूल 10 के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया है, प्रैक्टिकली ऑर्डर लिख के भी दिखाया है, प्रैक्टिकली चीजें दिखाई हैं, कैसे कोर्ट उसके ऊपर प्रोसीजर करेगी, तो वो सारा आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था. अब तो मुझे जुबानी याद है कि शायद वो जो है वो लेक्चर नंबर 22 था, रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में, लेक्चर नंबर 22. ये देखें, रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में लेक्चर नंबर 22. अब अगर आप सुन लेंगे तो आप रिटर्न ऑफ प्लेंट में जो है वो कवर हो जाएंगे, आपके प्रोपोजिशनल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपके ऑर्डर राइटिंग वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपके हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. अब इसी तरह rejection of plaint. If the plaint discloses no cause of action or is barred by law on the statement made with, or if the relief claim is undervalued or plaint is not sufficiently stamped and the plaintiff failed to correct the valuation or pay the deficiency, and if the relief claimed is undervalued or plaintiff is not sufficiently stamped and plaintiff failed to correct the valuation or pay the deficiency in the court fee within time fixed by court, the plaintiff should be rejected under order 7 rule 11. Reason be recorded by presiding officer in support of the order. देखो बच्चों, बेसिकली हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो है वो बेसिकली बने हैं किसके लिए, जज के लिए. तो यहाँ पे तो वो सिंपल एक कह गया कि कोर्ट ने जो है वो प्लेंट को, जब प्लेंट प्रेजेंट होती है तो कोर्ट ने देखना है कि 711 के तहत वो प्लेंट जो है वो रिजेक्ट होती है या नहीं होती. कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ इलिमिनी कंट्रोल का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना है. लेकिन ये हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की प्रूविंग शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जितनी सीपीसी की ऑर्डर 7 रूल 10 एंड 11 आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे लेक्चर जाएं और अब ऑर्डर नंबर 23 देखें, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर. ठीक है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है. मैंने इस लेक्चर के अंदर क्या किया है, मैंने इस लेक्चर के ऑर्डर 7 रूल 11 और आगे जो रूल्स हैं उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं. मैंने रीसेंट अमेंडमेंट्स का जिक्र किया है, मैंने उसमें ऑर्डर लिखना सिखाया है, मैंने उसके मुख्तलिफ उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से करवाया है. मैंने बताया है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं. तो जब आप वो उधर करेंगे तो इधर हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का जो आप पढ़ रहे हैं ये तो सिर्फ इतना आपको पेपर में पूछा जा सकता है जी कि जब कोर्ट के सामने एक प्लेंट प्रेजेंट होती है तो कोर्ट ने कौन कौन सी चीजें देखनी है. ठीक है, तो उसमें आप कह सकते हैं कोर्ट ने देखना है कि मेरी जुरिडिक्शन बनती है या नहीं बनती, या प्लेंट रिजेक्ट होती है या नहीं होती. लेकिन जब वो स्पेसिफिक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपको उस पर कंप्रीहेंसिवली उसको जो है वो बताना पड़ेगा. अच्छा जी, it should be noted that the correct order in such cases is to reject the plaint and not dismiss the suit. The rejection of a plaint does not preclude the institution of fresh suit on the same cause of action, provided of course it is not otherwise barred limitation by the. अब वो कहता है कि कोर्ट ने अगर 711 लगानी तो रिजेक्शन लिखना है, रिजेक्शन लिखना है, कोर्ट ने डिसमिसल नहीं लिखना. उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि रिजेक्शन की सूरत में मास वाई क्लॉज डी जो है जो है वो दावा दोबारा दायर हो सकता है, लेकिन डिसमिसल की सूरत में वो नहीं हो सकता. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद है सेक्शन पैरा 7 है कंपैरिजन ऑफ कॉपीज ऑफ अकाउंट. इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट प्रैक्टिकली इन, लेकिन उधर भी मैंने पढ़ा दिया है सीपीसी में भी, और यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि ये है क्या कि जब किसी कंपनी वगैरह का रिकॉर्ड आता है, जब रेंडिशन ऑफ अकाउंट का सूट होता है तो वो जो खाते होते हैं वो बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं, ना तो उसको मिसल के साथ लगाया जा सकता है और ना ही
उनको कोर्ट में रखा जा सकता है क्योंकि वो वॉल्यूम में होता है। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि या फिर ये भी होता है कि वो चूंकि उनका एक मैटर चल रहा होता है, उनकी एक कंपनी चल रही होती है, तो वो खाते अदालत में जमा नहीं करवा सकते, उनका काम रुक सकता है। तो वो कोर्ट उसकी कॉपीज के साथ कंपेयर करके ओरिजिनल वापस कर देती है, या उसका क्रक्स जो है वो लिख लिया जाता है और ओरिजिनल वापस कर दिया जाता है। कंपैरिजन ऑफ कॉपी ऑफ अकाउंट, कॉपी ऑफ any shop book or account produced should be compared with the original by chief ministerial officer of the court, and the shop book or account should then be returned after making the entire entries relied upon। ठीक है। अच्छा, where a shop book or other account written in a language other than English or the language of the court is produced with a translation or transliteration of the relevant entry, the party producing shall not be required to present a separate affidavit as to correctness of the translation or transliteration, but shall add a certificate on the document itself that it is a fully and truly translation or transliteration of the original entry, and no examination or comparison by the ministerial office shall be required except by special order of the court। यानी अगर वो लैंग्वेज कोई और थी और अब वो इंग्लिश में या कोर्ट की लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन करके लेके आया है, तो कोर्ट ने उसको वेरीफाई करने नहीं बैठ जाना, सिर्फ उस पार्टी से ना एफिडेविट लेना है, सिर्फ उस पार्टी ने एंड पे एक सर्टिफिकेशन देना है कि जी मैंने जो है वो इसकी ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट की है। ठीक है, बस इतना उसने सर्टिफिकेट देना है, डेट्स एनफ। और एक्सेप्शन ये है कि अगर कोर्ट स्पेशल ऑर्डर कर दे, नहीं इसकी ट्रांसलेशन को वेरीफाई किया जाए, फिर उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। थोड़ा सा बता दूं ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन में क्या फर्क है। अब देखिए ना, मुझे ये नहीं आया था तो मैंने फौरन गूगल पे जाके उसका डिफरेंस जो है वो निकाल लिया। तो फर्क ये निकला कि ट्रांसलेशन का मतलब तो ये है ना कि उसका मतलब क्या है, उस लफ्ज का जो लैंग्वेज नहीं समझ आ रही उसका मतलब क्या है, यानी उसको इंग्लिश या कोड लैंग्वेज में ट्रांसफर। और ट्रांसलिट्रेशन का मतलब है उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, उस लफ्ज को बोला कैसे जाएगा। तो ये दोनों के बारे में, ये दोनों में एक डिफरेंस है जो कि आपको जो है वो पता होना चाहिए। एड्रेस ऑफ द पार्टीज, फर्द पता। अब इसके ऊपर मैंने कंप्रिहेंसिव लेक्चर भी दिया है, बता भी रहा हूँ कि फर्द पता क्या होता है। द प्रोसीडिंग कंटेन एड्रेस फॉर सर्विस इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द सर्विस ऑफ प्रोसेस थ्रू आउट द लिटिगेशन इंक्लूडिंग प्लेन, एंड इट इज देयरफॉर important to see what is duly filed and at the outset according to this rule. Failure to comply with rule is liable to be punished with dismissal of the suit, but such an order may properly be passed in extreme cases when the failure is intentional and contumacious। देखो बच्चों, फर्द पता जो है वो फर्द पता जो है, ये फर्द पता प्लेंटिफ के लिए भी प्लेंट के साथ लगाना जरूरी है और डिफेंडेंट के लिए भी लगाना जरूरी है। इसकी रीजन क्या है, उस फर्द पता में वो पार्टी अपना ही एड्रेस लिखेगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि फर्ज करें कि कल को अगर फर्ज करें कि कोर्ट कल को कोई पार्टी अपील करती है, ठीक है, और उसमें रिस्पोंडेंट नहीं आता, तो रिस्पोंडेंट अपील में आके कहता है जी मेरा तो एड्रेस ही गलत लिखा हुआ है, तो कोर्ट फौरन कहेगी नीचे से इसकी फर्द पता मंगवाओ। जो फर्द पता मंगवाया होगा तो वो एड्रेस वही होगा, तो अब वो पार्टी कहेगी कि जी मेरा तो एड्रेस चेंज हो गया था, तो कोर्ट पूछेगी तुमने नीचे नया फर्द पता दाखिल किया था, नहीं किया था, तो अब तुम ये प्ली नहीं ले सकते जनाब मेरा बाद में पता जो था वो चेंज हो गया था। तो ये वो रीजन है कि फर्द पता जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लेंटिफ नहीं देगा तो उसका दावा खारिज हो जाएगा, और अगर डिफेंडेंट नहीं देगा तो उसका डिफेंस स्टॉक ऑफ हो जाएगा। ये हम आगे चल के जो आप लेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें इसके अंदर जो है वो बताई हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, एक्सेप्शनल सिचुएशन में उसका दावा खारिज करना है जब कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद वो जिद पकड़ ले मैंने देनी ही नहीं है फर्द पता, या वो जानबूझ कर ना दाखिल कर रहा हो। उसके बाद है रूल 9 है लैंड सूट्स के बारे में। अच्छा बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रूल 9 है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। बच्चों मैं यकीन जानो मुझे समटाइम इतनी तकलीफ होती है
कि मैं कोर्ट में बैठा हूँ, मेरे सामने एक मोटी सी फाइल ट्रांसफर होके आई है, तो मैंने उस फाइल को पढ़ा, ठीक है, उस फाइल को पढ़ा, तो वो अब जो दावा है वो 10-15 साल से चल रहा है, ठीक है, और पार्टी मेरे सामने खड़ी है, उसका वकील नहीं आया, तो मैं उन्होंने पूछा बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ मसला की है। उन्होंने मुझे अपना मसला बताया, तो मैंने जब वो दावा पढ़ा तो उसमें तो कुछ और लिखा हुआ था। मसलन बाबा जी ये कह रहे थे कि मैं कब्जा लेना है, जबकि जो दावा था वो ये था कि कब्जा मेरे पास है, ये मुदाखलत ना करे। मैंने पूछा बाबा जी इसने कभी आपसे कब्जा छीना है, यानी दावे से बाद में छीनना है? या वो कहता नहीं, शुरू तो ही मैं मंगया हुआ है कब्जा। तो मैंने कहा आप अपने वकील साहब को बुला के लाए। वो अपने वकील साहब को बुला के लाए, तो मैंने कहा वकील साहब ये क्या है, बाबा जी कुछ और कह रहे हैं और प्लेंट के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। तो वो कहता जी कि मैं तो पहले कौंसल ही नहीं था इसमें, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको वापस ले लूँ या दोबारा दायर कर लूँ। तो मैंने सोचा कि यार ये बाबे के 15 साल किधर गए, ठीक है। तो क्या था कि सॉरी टू से कि खसूसन तहसील लेवल के ऊपर जो कौंसल जो होते हैं, वकील जो होते हैं, वो इतने कम्पिटेंट नहीं होते एज कम्पेयर टू हेड क्वार्टर, या वैसे ही वकील साहब जो हैं उनका इतना प्रैक्टिस का नॉलेज नहीं होता, और वो किसी से डिस्कस भी नहीं करते कि मैंने जो है वो किस तरह से दावा जो है वो लिखना है। आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमेशा अगर कोई दावा आपने करना है ना दायर, ठीक है, लॉ पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, लेकिन आप किसी सीनियर के पास ज़रूर जाया करें, ज़रूर पूछा करें। और ये जो वसीका नवीस बैठे होते हैं ना फट्टे पे, इनसे भी ज़रूर पूछा करें, उनको लॉ का नहीं पता होता, लेकिन वो ऐसी बात कर जाते हैं कि आप कहते हैं हाँ भाई ये तो इसने बड़ी अहम बात कर दी। तो पूछ के ड्राफ्टिंग किया करें, ये फाउंडेशन होती है, इसके ऊपर एक इमारत खड़ी होनी होती है, और ये फाउंडेशन बाद में चेंज भी नहीं हो सकती। तो ये आप थोड़ा सा ख्याल किया करें। अब जो हम पढ़ने लगे हैं ना रूल 9, वो बेसिकली यही है, जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो अनपढ़ है और जरी जमीन है। तो अब जज साहब खुद देख लें, वो जो मैंने एक कहानी सुनाई आपको कि 15 साल बाद ये सामने ना आए कि पार्टी कुछ चाह रही है और दावा कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। तो if the plaint relate to agricultural land and plaintiff is illiterate, it should be scrutinized with special care according to the following direction. The presiding officer shall ascertain by careful examination of the plaintiff or his agent whether the prayer in the plaint correspond in all particular with the exact relief which the plaintiff already describe himself as seeking. जो वो कोर्ट को जुबानी तौर पे कह रहा है। अब सच्ची बात बताऊं कि हम इतना रश है, इतने जजेस कम हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम प्लेंटिफ से कहें कि जुबानी तौर पे बताओ तुम्हारा दावा क्या है। हमारा तो ये होता है कि बस आज का दिन गुजर जाए और जो लोग खड़े हैं उनके दावे इंटरटेन हो जाए, और जो है वो यानी आज की जो है वो फाइलों को हम टेकअप कर लें, ऑर्डर हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करें, आप लोग आएंगे, हालात चेंज होंगे, फिर हम इस प्रोविजन को भी अप्लाई करेंगे। इफ द ओरल स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ आर हिज एजेंट आर एट वेरियंस विद द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज क्लेम, द प्लेंटिफ शैल इन हिज एजेंट प्रेजेंस बी रिटर्न फॉर अमेंडमेंट एंड नो अमेंडेड एंड रिटर्न फॉर अमेंडमेंट। क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है ना, तो कोर्ट वहीं पे उसको कहेगा कि ये प्लेंट ले लो और इसको दुरुस्त करके दे दो। अगर कब्जा नहीं है आपके पास तो कब्जा मांग लो, ठीक है। तो वो वहीं पे उसकी क्या करेगा, दुरुस्ती करवा लेगी कोर्ट। And no amendment should be accepted unless court is satisfied that correctly expresses the claim which the plaintiff is desired to establish। ठीक है, हो सकता है वकील को समझ ना आ रही हो लेकिन जज साहब को समझ आ रही हो, तो जज साहब उस वक्त तक वो प्लेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि जो पार्टी कह रही है उसके मुताबिक उसमें अमेंडमेंट नहीं हो रही, ठीक है। Every such plaint shall be accompanied by a statement in the description form setting for the particular relating thereto according to setter। अच्छा, अब एक और जो चीज है वो ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो ज़मीन होती है एग्रीकल्चर या होती है ये जो अर्बन प्रॉपर्टी सकनी होती है, फर्ज करें अगर उसकी ऑनरशिप का डिस्प्यूट है या उसके पोजेशन का डिस्प्यूट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या उस
उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली लिखा गया पेपर में, उसमें प्लेट में, यानी उसका खाता नंबर, किला नंबर वो लिखा गया उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, क्या वो जो जमाबंदी है जिसके तहत वो मालिक है उसका रेफरेंस दिया गया है? अगर नहीं दिया गया तो जज साहब फिर मौके पे देखेंगे कि एक तो वो बंदा जो है वो अनपढ़ है, ठीक है, तो वो उसके वकील को भी कहेंगे कि भाई इसको दुरुस्त करो, ठीक है, और प्रॉपरली इसको इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी करो। इसी तरह जो कब्जा है, अब फर्ज करें कि पार्टी ने जो है वो, मैंने तो जब तक मैंने काम किया है मैं एक ही चीज देखता हूँ कि पार्टी जो कब्जे का स्टे लेने आई है, क्या उसने अपने पोजेशन को स्पेसिफाई किया है? अब स्पेसिफाई कैसे किया जाता है? या तो वो बाउंड्रीज बता दे, मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शुमाल जनूब में क्या है, या वो किला नंबर बता दे जिसमें उसका जो है वो कब्जा है, ठीक है, तो वो अपने पोजेशन को जो है वो स्पेसिफाई करे। अगर एक पार्टी ने दावा कर दिया है और उसने कहा जी मेरा कब्जा दिलाया जाए या मेरे कब्जे में मुदाखलत ना करे, लेकिन उसने अपने कब्जे को स्पेसिफाई ही नहीं किया, तो उसका नतीजा खतरनाक क्या निकलेगा कि अल्टीमेटली हो सकता है उसका दावा खारिज हो जाए, क्योंकि उसने आर्डर 7 रूल 3 के तहत जो है अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये भी जज साहब ने ही देखना है असूली तौर पे कि क्या वो प्रॉपरली प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई किया गया है। अगर नहीं किया गया तो कोर्ट मौके पे कहेगी जी कि आप करें, इसके साथ मैप लगाएं, इसके साथ बिला स्केल या बा स्केल नक्शा लगाएं, या पटवारी से मंजूर शुदा नक्शा इसके साथ लगाएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में किस पोर्शन के ऊपर आपका कब्जा है। तो ये जो मैंने आपको कहानी सी सुनाई है ना कि प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करना चाहिए, ये उसी के बारे में है। और इसका सीपीसी में प्रोविजन है ऑर्डर 7 रूल 3, एवरी सच प्लेन शैल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सेटिंग फोर्थ द पार्टिकुलर रिलेटिंग देयरटू रिकॉर्डेड इन दी सेटलमेंट रिकॉर्ड एंड इन दी लास्ट जमाबंदी, ठीक है, जहां जहां पे उस प्रॉपर्टी का अंदराज है उसके पार्टिकुलर्स दिए जाएं ताकि पता चले कि किस प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। दिस स्टेटमेंट शैल बी वेरीफाइड बाय द सिग्नेचर ऑफ द पटवारी ऑफ द सर्कल इन विच द लैंड कंसर्न इज सैचुरेट। और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसकी तस्दीक शुदा होगी? कंसर्न पटवारी की होगी कि हाँ जी ये वो प्रॉपर्टी है जिसका ये जो है वो क्या है, वो मालिक है। वेयर बाय रीजन ऑफ partition, river action or other cause the entries in settlement record and in the last number do not accord a brief explanation of reason should be given in column of the remarks। अगर वो प्रॉपर्टी जो वो क्लेम कर रहा है वो दरिया बुर्द होने की वजह से या किसी और वजह से, देखें ना, जो दरिया के किनारे ज़मीन होती है कभी वो दरिया का हिस्सा बन जाती है, कभी वो फिर अलहदा हो जाती है, तो ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसके बारे में वो भी पटवारी रिपोर्ट करेगा कि ये किस किस्म की जो है वो प्रॉपर्टी है। वेयर द सूट इज फॉर अ स्पेसिफिक प्लॉट। अच्छा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप इसको गो थ्रू कर लो। वेयर द सूट इज फॉर अ स्पेसिफिक प्लॉट, ऊपर तो था ना जमीन थी, अब प्लॉट है विद डेफिनेट बाउंड्रीज और उसकी बाउंड्रीज भी है। इट शैल आल्सो बी अकम्पनीड बाय मैप ड्रॉन टू स्केल शोइंग क्लियरली द स्पेसिफिक प्लॉट क्लेम्ड और इन रिलेशन टू विच द डिक्री इज टू बी मेड एंड सो मच ऑफ द फील्ड adjoining it also drawn to scale as may be sufficient to facilitate identification। तो फिर उसका बा स्केल नक्शा जो है उसकी बाउंड्रीज के जी मशरक में उसकी लेंथ कितनी है, मगरब में कितनी है, शुमाल में कितनी, जनूब में कितनी है, मशरक की तरफ कौन किसकी प्रॉपर्टी, मगरब की तरफ कितनी, जिसको हम बाउंड्रीज कहते हैं, वो उसमें लिखना जो है वो जरूरी होगा, ठीक है। द स्पेसिफिक प्लॉट एंड adjoining fields यानी मशरक मगरब में क्या shall be numbered in accordance with the statement and map shall be certified as correct by the पटवारी, और ये पटवारी ही नक्शा बना के देगा और अदर पर्सन who prepared it या जिसने उसको बनाया है। where however the suit is for whole of one or more खसरा numbers as shown in the settlement map are shared in the such number and not for specific portion thereof no map will be required unless it is necessary for
other reason to show the boundaries of such खसरा नंबर। अलबत्ता अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और वो किसी खसरा नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, where the however the suit is for whole of one or more खसरा नंबर as shown in the settlement map or a share in such number and not for specific portion thereof, no map will be required। अगर प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि उसकी बाउंड्री बन नहीं सकती तो फिर उसके मैप की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, अनलेस फॉर अदर रीजन टू शो द बाउंड्रीज ऑफ सच खसरा नंबर। हाँ, अलबत्ता जब पूरा खसरा नंबर किसी वजह से दावे के मुताबिक उसकी बाउंड्रीज को शो करना ज़रूरी हो तो फिर उसको शो करना चाहिए। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि डिमार्केशन का इशू है, एक बंदा कहता है मेरी प्रॉपर्टी इस खसरे नंबर में है, दूसरा बंदा कहता है नहीं मेरी प्रॉपर्टी इस खसरे नंबर में है, ठीक है, तो उस सूरत में फिर वो खसरे की बाउंड्री नंबर जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये खसरा नंबर क्या है, ये मैप क्या है, सर हमारे सिलेबस में लैंड रेवेन्यू एक्ट शामिल हो गया है, सर वो भी हमें पढ़ा दें। यकीन जानिए 2 मिनट की बात है। देखिए इधर आप मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं। आप जाइए इधर क्या कहते हैं इसको, उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाइए यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और अब आप यहाँ पे लिखिए, फर्ज करिए कोई टर्म लिखिए उसकी, क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू की। ये देखें जमाबंदी, जमाबंदी को कैसे पढ़ते हैं, जमाबंदी होती क्या है। अब लिखिए आप खसरा नंबर क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है। यही तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। आप खुद ये देखें खसरा नंबर क्या होता है। देखें अब माशाल्लाह यंग फीमेल्स आपको जो है वो पढ़ा रही हैं खाता खतौनी नंबर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप करने वाले तो बनो, आप सीखने वाले तो पढ़ो। लैंड रेवेन्यू एक्ट तो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लैंड रेवेन्यू एक्ट लेके बैठ जाओ और सामने यूट्यूब खोल लो, जो चीज आपको नहीं आती उसको लिखो, उसको लिखो, वो सामने आपको उर्दू इंग्लिश में इतने बेस्ट वे में दिखाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा तो सर बाबर भी नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। अच्छा ठहरे, अब आप इस तरह लिख दें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, इस तरह लिख दें। अब इसके ऊपर लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों के जो है वो लेक्चर, बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स के लेक्चर्स आना आपके सामने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था ना, दिस सोशल मीडिया इज नॉट अ लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर यू। अपना स्कोप सिर्फ एक एकेडमी या सर बाबर या किसी टीचर की हद तक लिमिटेड ना रखो। खुदा के लिए मेच्योर हो जाओ और खुद सोचो क्या मैंने करना है, यू कैन डू इट। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने 2 मिनट में आपको बता दिया कि लैंड रेवेन्यू एक्ट कैसे करना है, और हमारे जज सैयद इजाज हुसैन शाह साहब के भी उसके ऊपर जो है वो क्या है वो लेक्चर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी मींस प्रॉफिट एंड अकाउंट्स। इफ द प्लेंटिफ सीक द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शुड स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट एज फार एज द एडमिट इन सूट फॉर मींस प्रॉफिट और अनसेटल अकाउंट इट इज सफिशिएंट टू स्टेट द अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली। ले जी, वो कह रहा है कि अगर वो डेफिनेट अमाउंट का दावा है तो फिर डेफिनेटली वो अमाउंट लिखें कितनी है, लेकिन अगर वो दावा डेफिनेट नहीं है, जैसे कि अब रेंडिशन ऑफ अकाउंट का दावा है या मींस प्रॉफिट का है, तो वो तो प्रीलिमिनरी डिग्री के बाद इंक्वायरी होगी और वो तय होगा कि कितने उसके बनते हैं पैसे। तो उस सूरत में वो अप्रॉक्सीमेट उसमें अमाउंट जो है वो जरूर लिखेगा, ठीक है। Suit by or against firm, suit by or against firm should be in the form prescribed in order 30, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। An explanation has been added by High Court to Rule 1 of Order 30 making it applicable to joint Hindu trading partnership। छोड़ दें, इससे आपका कोई तल्लक नहीं है। Copies are concise statement of plaint. When the plaint is admitted after such amendment as may be found necessary, the plaintiff should be required to give as many copy of the plaint on plain paper as they are defendant for being supplied to them. If the plaint is long or the number of defendant is large, the court may permit concise statement of the plaintiff to supplied. Instead, such copies or concise statement may be examined by chief ministerial officer and signed if found correct। अच्छा,
अब मेरी बात सुनिए, मेरा ख्याल है ये उम्मीद तो होगी अब परवीन कि जी आप उसकी कंसाइज स्टेटमेंट दें, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, आजकल तो फोटोकॉपी मशीन आ गई है, 1 मिनट में पूरी प्लेट कॉपी हो जाती है। पहले ये होता था कि फर्ज करें कि 50 सफ़ों की हाथ से लिखी प्लेट है और 50 ही डिफेंडेंट्स हैं, तो अब हर एक के लिए लहदा कॉपी तैयार करना अजाब था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप उसकी कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो जमा करवा सकते हैं कोर्ट की परमिशन के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है अब रिसेंट अमेंडमेंट में ये प्रोविजन उन्होंने इसलिए ख़त्म कर दी है कि आज के दौर में तो कॉपी करवाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 9 पढ़ेंगे तो ले जी। अब आ गया पर्चा याददाश्त। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर्चा याददाश्त क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, एक बंदा है, वो इलिटरेट है, ठीक है, और उसने वकील भी नहीं किया, वो खुद ही अपनी दाद रसी, खुद ही अपना दावा लेके कहीं से लिखवा के कोर्ट में आ गया है। तो अब जब वो दावा दायर करेगा तो कोर्ट ने जब उसको डेट देनी है उस बंदे को, तो कोर्ट ने क्या करना है, एंड पे उसको एक पर्ची थमानी है जिसको कहेंगे पर्चा याददाश्त। उसके ऊपर लिखा होगा कि आइंदा केस की डेट क्या है और आइंदा केस में जो है वो होना क्या है, और कोर्ट का जो रीडर है वो उसके ऊपर जो है वो साइन करेगा, ताकि वो जो अनपढ़ बंदा है वो गलती की वजह से उसका दावा जो है वो खारिज ना हो जाए। लेकिन ये कब होगा, जब उसका कौंसल भी उसके साथ नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। अच्छा याददाश्त, when a plaint or petition is admitted and a date fixed for summoning of the other party or for any other purpose, a memorandum पर्चा याददाश्त on strong paper in the form given below duly filled in shall be given to the plaintiff or the petitioner or his agent if he is illiterate and not represented by the counsel। अब प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता लेकिन होना चाहिए। ठीक है, अब ये वो पर्चा याददाश्त देख लें, कोर्ट का नाम लिखा हुआ है, कोर्ट आवर लिखे हैं कि अदालत कब से कब तक लगती है, सूट नंबर लिखा हुआ है, पार्टी का नाम लिखा हुआ है और जिस दिन वो दावा दायर हुआ है। और ये ना ये अब पर्ची उसके पास ही रहेगी, हर दफा वो उसके ऊपर डेट लिखवाया करेगा, हर दफा क्या करेगा, डेट लिखवाया करेगा। ठीक है, प्लेस एट विच अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, वो कि उसने कहाँ पेश होना है और फिर आइंदा पेशी किस लिए, रिमार्क्स वगैरह। ठीक है, अब उस पर साइन होंगे कोर्ट के ऑफिसर की तरफ से। ठीक है, और फिर इसके अलावा उस पर उस पार्टी की तरफ से जो जो उसमें पेश हुई है उसके भी साइन होंगे। ठीक है, साइनों की ज़रूरत नहीं एनी हाउ। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, purchase is to be given without demand to the person who presented the plaint, appeal or petition, and when case is not disposed of at the first hearing of the defendant or respondent, or if there be several to such defendant or respondent at the court may direct। अगर बहुत सारे plaintiff defendant हैं तो फिर जिसको कोर्ट कहेगी उसको वो पर्ची थमा दी जाएगी, हर एक को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर तो डिफेंडेंट अभी नहीं आया तो पर्चा याददाश्त सिर्फ प्लेंटिफ को दिया जाएगा, लेकिन अगर डिफेंडेंट भी आ गया, वो भी अनपढ़ है, फिर उसको भी दिया जाएगा। एवरी एंट्री इन एनी सच कॉलम आफ्टर फर्स्ट इज टू बी साइन बाय ऑफिसर मेकिंग इट। ऑफिसर कौन, रीडर उसको साइन भी करेगा। इफ द प्लेस इज द फिक्स हेडक्वार्टर ऑफ द कोर्ट, इफ द प्लेस इज द फिक्स हेडक्वार्टर ऑफ द, इट नीड नॉट बी स्पेसिफाइड बट इन एवरी अदर इंस्टेंस मस्ट बी स्पेसिफाइड। ठीक है, अच्छा देखे ना, अगर वो हेडक्वार्टर पे पेश होना है पार्टी ने, फिर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तहसील है तो फिर लिखने की ज़रूरत है कि आपने कौन सी कोर्ट में कहाँ पे पेश होना है। ठीक है, पर्चा याददाश्त, a similar parcha shall be given to the opposite party when he appears if he is illiterate and not presented by counsel। ठीक है, filing is of the parcha shall be filled in and signed by reader of the court and given to the parties concerned in the presence of the presiding officer as soon as the date of hearing is fixed। जब भी केस मुलतवी होगा, अगली तारीख मिलेगी तो रीडर उसको अपडेट करके पार्टी को क्या करेगा, पकड़ाएगा। इन स्मॉल काजिज कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज द पर्चा में बी filled in by any other official if the presiding officer, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट है और स्मॉल काजिज कोर्ट है, वहाँ पे रीडर के अलावा भी कोई बंदा जो है वो उसको क्या कर सकता है, फिल करके दे सकता है। किसको, पर्चा याददाश्त को। Filing in of the parcha, the above parcha shall be used throughout the proceeding and properly filled in whenever the case is urgent। ठीक है, if the parcha is lost a duplicate should be given, अगर वो उससे गुम गया तो उसको नया बना के दिया जाएगा। ले जी, थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।